हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो हमारा आज टॉपिक है, जो हम आज वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो हमारा है वुंड हीलिंग एंड रिपेयर। हमारे किस तरीके से अगर हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी हो जाती है, उसमें किस तरीके से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, कैसे वो हील होती है, उसकी रिपेयरिंग क्या होती है, उसमें कितने सारे प्रोसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल्सो शेयर कर देना मेरी वीडियो को, जिससे कि आगे फर्दर और भी सारे बच्चों को थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे थ्रू मिल सके। तो हम वुंड हीलिंग पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्किन की एनाटॉमी क्या होती है। ओके, स्किन की एनाटॉमी में मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। तो जो हम मेनली अपने स्किन की लेयर देखे हैं, या हम पूरा स्किन का डायग्राम देखे हैं, तो उसमें हमारी मेनली 3 लेयर्स होती हैं। जो कि हमारी सबसे पहली लेयर देख सकते हैं वो होती है एपिडर्मिस, एंड द सेकंड लेयर आप देख सकते हैं डर्मिस, एंड थर्ड लेयर हाइपोडर्मिस होती है, या हम इसको सबक्यूटेनियस टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारी ये जो लेयर्स होती हैं, तो मैं इनको आगे आपको फर्दर डिटेल में समझाती हूँ। बेसिकली इट्स ओनली ओवरव्यू, ये आपका डिटेल्ड थ्योरी नहीं है पूरी, आप इसके लिए आपको डिटेल में जाके आगे भी पढ़ना पड़ेगा। बट ओनली फॉर वुंड हीलिंग के लिए मैं आपको थोड़ी एनाटॉमी बता देती हूँ स्किन की। तो जो हमारी सबसे पहली लेयर मैंने बताई थी, वो आपको बताई थी एपिडर्मिस। ये हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है। सबसे आउटर लेयर जो होती है वो हमारी एपिडर्मिस होती है। थिक लेयर होती है ये, और हम इसमें देखेंगे ये कंपोज्ड ऑफ सेवरल थिन लेयर्स। जो हमारी एपिडर्मिस होती है उसके अंदर आगे फर्दर भी 5 थिन लेयर्स होती हैं, जैसे कि देख सकते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्लेनोसोम, और स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसलाइन। ठीक है, ये हमारी थिन लेयर्स होती हैं। फिर उसके बाद हमारी जो सबसे पहले जो एपिडर्मिस लेयर होती है, उसमें हमारी फर्दर 2 सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि मेलानोसाइट और एक केराटिनोसाइट्स। ये क्या करते हैं? मेलानोसाइट्स आपको पता होगा मेलानिन का प्रोड्यूस करती हैं, जो बेसिकली क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, जो एक तो हमारी बॉडी, हमारी स्किन को कलर देने का काम करता है। उसके अलावा जो हमारे यूवी रेज़ के जो इफ़ेक्ट होते हैं, उनको भी अब हमारा कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अफ्रीकन कंट्री में मेलानिन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अलग कंट्रीज़। ओके, तो वही मेलानिन होता है जो हमारे स्किन को कलर देने का काम करता है और यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। और बेसिकली ये मेलानिन प्रोड्यूस कौन करता है? हमारी मेलानोसाइट्स। ओके, फिर हमारे सेकंड होते हैं केराटिनोसाइट्स। ये क्या करते हैं? ये केराटिन प्रोड्यूस करती हैं, जो कि हमारा वाटर रिपेलेंट भी होता है, प्रोटीन होता है, जो हमारी एपिडर्मिस को एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है और उसको थिक एंड टफ बनाने की कोशिश करता है, ताकि कोई भी आगे कोई फॉरेन पार्टिकल वगैरह कुछ भी आता है तो हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को डैमेज ना हो, तो वो एज अ प्रोटेक्टर भी काम करता है। ओके, जो फिर हमने फर्स्ट लेयर में देख लिया क्या होता है। आउटर मोस्ट लेयर हमारी एपिडर्मिस होती है, जिसमें आपकी ये 5 थिन लेयर्स होती हैं। वो सारी 5 थिन लेयर्स और एपिडर्मिस के अंदर हमारी मेलानोसाइट्स और केराटिनोसाइट्स होती हैं। ये हमारे बेसिकली हमारा प्रोटेक्शन का काम करती हैं, हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करती हैं, स्किन को कलर देने का काम करती है, और हमारा मेलानिन प्रोड्यूस करती है और केराटिन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा सेकंड लेयर की हम बात करें, वो हमारी बेसिकली डर्मिस होती है, दिस वन। ओके, ये हमारी डर्मिस है। डर्मिस में आप बेसिकली इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका हेयर फॉलिकल है। यहाँ पे आपके हेयर फॉलिकल प्रेजेंट हैं, यहाँ पे आपकी ये स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये पोर्स हैं हमारे स्वेट ग्लैंड्स के। ठीक है, ये हमारी बेसिकली स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे। ओके, और ये हमारे फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हमारी किस में प्रेजेंट होती हैं? हमारी डर्मिस लेयर में। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं अब इसके बारे में थ्योरी थोड़ी सी। कंपोज्ड ऑफ थिक लेयर ऑफ स्किन दैट कंटेन्स कोलेजन, इलास्टिक नर्व फाइबर्स, ब्लड वेसल्स, स्वेट ग्लैंड्स, ओके, हेयर फॉलिकल्स, ये सब चीज़ें जो हमारी देख सकते हैं इस डायग्राम में भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो हमारी डर्मिस ये सब कंटेन करके रखती है। ठीक है, अब हमारी जो आखिरी लेयर होती है वो हमारी होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू की लेयर, जिसमें क्या होता है, बिलो द डर्मिस होता है, इसीलिए हम इसको हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, क्योंकि ये डर्मिस के बिल्कुल नीचे होता है। ठीक है, ये हमारी जो आप लेयर देख पा रहे हैं, ये रही, ये हमारी बेसिकली हाइपोडर्मिस होती है। ओके, सो हम इसमें कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू और फैटी सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं, और सबसे लास्ट लेयर होती है स्किन की। ओके, तो हमने स्किन की अनाटॉमी हमने देख ली कि हमारी स्किन की अनाटॉमी क्या होती है। सबसे पहली लेयर आपकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, जिसके अंदर हमारे 5 थिन लेयर्स आती हैं। सॉरी गाइस,
5 थिन लेयर्स आती हैं और इन 5 थिन लेयर्स के अंदर हमारी दो तरीके की हमारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारी केराटिन और मेनली मेलानिन प्रोड्यूस करती हैं। उसके अलावा जो हमारा, उसके बाद हमने फर्दर देखी डर्मिस के बारे में, फिर हमने लास्ट लेयर जो होती है वो हमारी सबक्यूटेनियस टिश्यू या हाइपोडर्मिस भी बोल सकते हैं, हमने उसको देखा। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं विच इज़ वुंड हीलिंग एंड रिपेयर। ठीक है, तो हम वुंड हीलिंग एंड रिपेयर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वुंड हीलिंग की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, वुंड हीलिंग इज़ अ प्रोसेस और बॉडी रिस्पॉन्स टू इंजरी इज़ एन अटेम्प्ट टू रिस्टोर नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और क्या हो सकती है सेकेंड डेफिनेशन इसकी, द प्रोसेस ऑफ वुंड हीलिंग इज़ एसेंशियल सिमिलर इन द ऑल टिश्यूज़ एंड इट्स रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ मेड ऑफ इंजरी। ओके, तो वुंड हीलिंग बेसिकली मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके अच्छे से समझाती हूँ। आपकी बॉडी में कोई भी इंजरी हुई, किसी भी तरीके की इंजरी हुई, तो हमारी बॉडी तो ये नहीं चाहेगी कि इंजरी के बाद हमारा ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाए। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आ जाए। ठीक है, बिकॉज आपके स्किन में इंजरी हुई है तो स्किन से हो सकता है बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करे, कोई भी तरीके के फॉरेन पार्टिकल को अट्रैक्ट करे, जिसकी वजह से आपके और भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस आपकी बॉडी के अंदर बन सकती हैं। तो हमारी बॉडी नहीं चाहेगी कि ये हमारी बॉडी के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी तरीके की कोई इंजरी हो, कुछ भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस बने जिसकी वजह से हमारी बॉडी को हार्म हो। तो एक वुंड हीलिंग प्रोसेस होता है जिसमें कि आफ्टर इंजरी हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, हमारे जिस भी एरिया में इंजरी है उसके पहले के स्ट्रक्चर और उसके नॉर्मल फंक्शन को दोबारा से रिस्टोर करने की कोशिश करती है। तो यही हमारा बेसिकली वुंड हीलिंग की डेफिनेशन होती है। तो हमारी वुंड हीलिंग में फर्दर हमारे बहुत सारे, आप कह सकते हैं बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी फेजेस आती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम देख लेते हैं वुंड हीलिंग के प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ वुंड हीलिंग में बेसिकली 3 प्रोसेस कह सकते हैं या 2 प्रोसेस आते हैं बेसिकली। सबसे पहला जो हमारा टर्म यूज़ होती है हीलिंग प्रोसेस में वो होती है हमारी रीजनरेशन, और सेकंड होती है रिपेयर और रिप्लेसमेंट। रीजनरेशन क्या होती है, पेरेन्काइमा रिप्लेस्ड बाय पेरेन्काइमा सेल्स और ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, जब हमारी पेरेन्काइमा सेल्स, आपको पता होगा पेरेन्काइमा सेल्स आपकी स्किन लेयर्स में ही प्रेजेंट होती हैं, जब हमारी पेरेन्काइमा सेल्स हमारी फर्दर पेरेन्काइमा सेल्स से ही रिप्लेस की जाती हैं तो उसको हम रीजनरेशन बोलते हैं। रीजनरेशन के बाद आपको कोई स्कार फॉर्मेशन नहीं दिखेगी। ठीक है, जो आपका जहाँ पे भी आपकी इंजरी है वो एरिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वो रीजनरेशन के अंदर आता है। फिर हम बाद में बात करें रिपेयर और रिप्लेसमेंट की। आपको रिपेयर और रिप्लेसमेंट एक ही चीज़ है। उसमें क्या होता है, जब हमारी पेरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं वो किससे रिप्लेस हो जाती हैं, हमारी फाइब्रस टिश्यू से। आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा, जब हमारी पेरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं वो हमारी पेरेन्काइमा सेल्स से ही रिप्लेस होती हैं तो हम उसको रीजनरेशन में लेते हैं, और जब हमारी पेरेन्काइमा सेल्स जो हमारे फाइब्रस टिश्यू हैं इनके थ्रू जो है जब वो रिप्लेस होती हैं तो हम उसको रिप्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें रिस्टोर, नॉर्मल शेप तो रिस्टोर हो जाता है, फंक्शन भी रिस्टोर हो जाता है, बट जो उसमें रिजल्ट होता है वो क्या होता है, हमारा स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, सारा हमारा बेसिकली हम इन दोनों में देख लिया। अब हम देख लेते हैं इंजरी क्या होती है। अगर नॉर्मल इंजरी हम बेसिकली बात करेंगे, सुपरफिशियल इंजरी हुई है मतलब आपकी ऊपर ऊपर से इंजरी हुई है, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी कि आप दौड़ रहे हैं और आप गिर गए तो आपके थोड़ा सा हल्का हल्का स्क्रैचेस से आ जाते हैं या आपको वो थोड़ा सा चोट लगती है, उसको हम एज अ सुपरफिशियल ऊपर ऊपर की जो हमारी इंजरी होती है वो रीजनरेशन के अंदर आती है। जो सीवियर इंजरी होती है, जो आप बोल सकते हैं आपके वो, जैसे कि मैंने आपको स्किन की लेयर्स बताई थी ना, वो अगर हमारी एपिडर्मिस में हुई है यानी स्ट्रेटम कॉर्नियम में ये ऊपर ऊपर इंजरी हुई है, या हमारी 3 लेयर्स तक भी हमारी इंजरी, अगर 2 लेयर्स तक भी हमारी इंजरी अगर हुई है तो वो हमारी इसमें आती है। ओके, हमारे रीजनरेशन में आती है। बट अगर फर्दर वो डीप गई है, या तो वो आपके एपिडर्मिस तक गई है या आपके हाइपोडर्मिस तक गई है। ठीक है, एपिडर्मिस से वो आपके डर्मिस तक या हाइपोडर्मिस तक गई है, डीप इंजरी है। ओके, डीप स्किन में इंजरी गई है तो वो आपकी किस में आती है, वो आपकी आती है इसमें रिप्लेसमेंट में, और वो एट द रिजल्ट क्या हो जाता है, अब आपका स्कार फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे आके आपके देखेंगे फेजेस के बारे में। ओके, अब हम यहाँ पे फेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली आपका अगर वुंड हीलिंग और रिपेयरिंग हो रही है तो उसमें कौन कौन से फेजेस आपके इंक्लूड होते हैं। ठीक है,
तो मैंने आपको बता दिया था टर्म, तो मैंने आपको बता दिया है कि हमारा जब भी हमारा वुंड हीलिंग और रिपेयर होता है तो उसमें हमारी बेसिकली 2 टर्म यूज़ होती हैं, रीजनरेशन एंड रिपेयर। रीजनरेशन में क्या है, पैरेन्काइमा सेल्स से ही हमारी रिप्लेस हुई हैं, और जो हमारी रिप्लेसमेंट होती है उसमें क्या आता है, पैरेन्काइमा सेल्स जो हमारी रिप्लेस हुई हैं वो फाइब्रस टिश्यू की वजह से हुई हैं, और रिजल्ट इसका क्या होता है, स्कार। क्यों इसका रिजल्ट स्कार होता है, क्योंकि ये डीप इंजरी होती है, ठीक है, डीप स्किन की इंजरी होती है, और दिस वन इज़ सुपरफिशियल इंजरी। ओके, अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ फेजेस। बेसिकली हमारे इसमें जब हमारी रिपेयरिंग होती है, ठीक है, तो हमारे उसमें बेसिकली 4 फेजेस आते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा हीमोस्टेसिस फेज, ठीक है, फिर हमारी द इन्फ्लामेटरी फेज, द प्रोलिफरेटिव फेज, और एट द एंड द मैचुरेशन फेज। ओके, तो हम 1 बाय 1 इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके आ जाती हूँ हीमोस्टेसिस फेज़। हीमोस्टेसिस फेज़ क्या होता है, इसमें आपका इंजरी हुई है, आपको चोट लगी है किसी भी तरीके की, तो आपकी बॉडी नहीं चाहेगी कि ब्लड लॉस हो, बिकॉज ब्लड लॉस होगा तो फिर ब्लड के साथ आपकी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट सब जाएंगे। आरबीसीज आपका क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपका ब्लड का काम क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ना ऑक्सीजन वगैरह को, और जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो फिर वो ऑर्गन डेथ हो सकती है और बेसिकली आगे जाके आपका वो शॉक भी क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो किसी भी टाइप की इंजरी हो, सबसे पहले हमारा बॉडी रिस्पॉन्स क्या होता है इंजरी के लिए, सबसे हमारा होता है हीमोस्टेसिस फेज़। हीमोस्टेसिस फेज़ में क्या होता है, इनिशियल प्रोसेस होता है, इसमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन अकर व्हेन इंजरी अकर। ओके, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, आपने अपने हार्ट के में भी पढ़ा होगा, डायलेट होना और कॉन्स्ट्रिक्ट होना। डायलेट होना माने होता है सिकुड़ना, डायलेट माने होता है फैलना, और कॉन्स्ट्रिक्ट माने होता है सिकुड़ना। तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ती हैं ताकि ब्लड लॉस हमारा ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये हमारे इनिशियल रिस्पॉन्स होता है। अब सेकंड आ जाते हैं हम इन्फ्लामेटरी फेज़ में। इन्फ्लामेटरी फेज़ कब होता है, आपकी इंजरी हुई, इंजरी के 1 से 3 दिन के अंदर हो जाएगा, या 6 से 5 घंटे के अंदर आपका इन्फ्लामेटरी फेज़ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो हम देखते हैं, आपको मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। विद इन द सेकेंड ऑफ इंजरी अकर, आपका हीमोस्टेसिस हुआ, ठीक है, इंजरी अकर हुआ, फिर उसके बाद क्या होता है, हमारी स्किन में हमारे जो इंजरी हुई है, फिर हमारा क्या होता है, हमारे एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का जो है वो रिलीज़ होने लग जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है। जो हमारे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है, ठीक है, ये फर्दर हमारे फेजेस होते हैं। उसके आगे क्या होता है, एंडोथीलियल सेल रिट्रैक्ट, जो हमारी एंडोथीलियल सेल होती है वो हमारी रिट्रैक्ट होने लगती है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, एक्सपोज ऑफ सब एंडोथीलियल कोलेजन सरफेस, ठीक है, जो हमारे एंडोथीलियल कोलेजन सरफेस का होता है उसका एक्सपोज होने लग जाता है। उसके बाद आपने ये पढ़ा होगा प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होती हैं, प्लेटलेट्स एक्टिवेट होती हैं, और जो हमारी स्किन की सेल्स जो मैंने आपको लेयर्स बताई थी उस लेयर्स पे आके फर्दर जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं वो अरेंज होने लग जाती हैं, ठीक है। तो हम उसको प्लेटलेट्स एग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा पहला जो प्राइमरी क्लॉट होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। फिर सेकंड में क्या होता है, वो फिब्रिन प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, तो फिर हमारा फर्दर हमारा सेकेंडरी क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एंड रिजल्ट क्या होता है, हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस क्या होता है, हमारा ब्लड जो है वो रुकना, ब्लड बह रहा है वो हमारा रुक जाता है, और फिर हमारा क्लॉट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जब हमारा प्लेटलेट एग्रीवेशन एंड एग्रीगेशन हो रहा होता है, एक्टिवेट होती हैं, एग्रीगेशन होती हैं, तब वो हमारे क्या रिलीज़ करती हैं, हमारे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस भी रिलीज़ करते हैं, जो हमारे बेसिकली क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो करते हैं, बिकॉज कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स होगा उसको किल करने का काम करेंगे, और जब किल करेंगे तो इन्फ्लामेशन भी होगा। इन्फ्लामेशन के साइन क्या थे, कॉलर, डॉलर, रूमर, ट्यूमर, ठीक है, रेडनेस हो जाएगी, पेन होगा, थोड़ा सा हीट क्रिएट होगी, तो ये सब हमारे इन्फ्लेमेटरी साइंस होते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा है, इन्फ्लेमेटरी फेज़ में बेसिकली यहाँ पे सबसे पहला 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एट द एंड यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन होगा और हमारा क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगी, ठीक है। क्लॉट फॉर्मेशन कैसे होगा, क्योंकि हमारा जो बॉडी जो है वो हमारे ब्लड को रोकने से हेल्प करेगी, ठीक है। तो हमारा क्लॉट फॉर्मेशन होगा और हमारा इन्फ्लामेशन होगा। क्लॉट फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, ठीक है, इंजरी होगी, इंजरी के बाद हमारे क्या रिलीज़ होंगे, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, और हमारे जो ब्लड वेसल्स का है उसका वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। फिर हमारे एंडोथीलियल सेल रिट्रैक्ट होंगी। उसके बाद क्या होगा, हमारा इस आप पॉइंट को छोड़ भी सकते हैं,
बट फॉर बेटर नंबर, आपको अच्छे नंबर चाहिए अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, तो आप इसको ऐड ज़रूर करना, ठीक है। एंडोथेलियल सेल हमारी रिट्रैक्ट होती है, उसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स एक्टिवेट होती हैं और उनका एग्रीगेशन शुरू हो जाता है। एग्रीगेशन क्या होता है, जब हमारी प्लेटलेट्स आके हमारी जो है बेसिकली लेयर मैंने आपको बताई थी स्किन की लेयर्स पे, वहाँ पे आके जुड़ने लग जाती हैं, ठीक है। एक्टिवेट होकर एग्रीगेशन मतलब एक के ऊपर एक जुड़ने लग जाती हैं, ठीक है। और बेसिकली वो क्लॉट फॉर्म कर लेती हैं, तो हमारा प्राइमरी क्लॉट फॉर्म हो जाता है। सेकेंडरी क्लॉट फॉर्म कब होता है, जब वहाँ पे फाइबर्स आ जाते हैं, फिब्रिन आ जाते हैं, तो वो मैश लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, तो उसके बाद हमारा सेकंड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है और हीमोस्टैसिस होता है और क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और जब ये सारा काम चल रहा होता है तो हमारी बॉडी भी तो रिस्पॉन्स करती है, हमारी WBCs और RBCs के कोई अगर फॉरेन पार्टिकल्स भी हमारी बॉडी के अंदर आ गए हैं तो फिर हमें वो भी तो किल करने हैं, तो यहाँ पे हमारे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस भी रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमारे इन्फ्लेमेशन भी दिखने को मिलती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने जो हमारा थर्ड फेज़ होती है प्रोलिफरेटिव फेज़, ठीक है। इसमें प्रोलिफरेटिव फेज़ में क्या होता है, बेसिकली ये 2 से 3 दिन में स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, क्लॉट हमारा बन गया, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हमारी शो हो गई। क्लॉट क्यों बना था, बेसिकली हमारी बॉडी ये नहीं चाह रही थी कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस हो आफ्टर इंजरी, तो हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, तो उसने क्लॉट फॉर्मेशन किया। ये हमारी बेसिकली इन्फ्लामेटरी फेज़ में आता है, ठीक है। और हीमोस्टैसिस फेज़ में क्या होता है, ये सडन अकर होता है, आपकी इंजरी होगी तो ये तो नहीं चाहेगी बॉडी, है ना, कि हमारा ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, तो तुरंत हमारी जो वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं ताकि हमारा ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो, ठीक है। हमारा थर्ड फेज़ जो होता है बेसिकली इट्स प्रोलिफरेटिव फेज़। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है बेसिकली इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं इसमें, ठीक है। 3 स्टेप होते हैं इसमें, एपिथेलियलाइजेशन, फिब्रोजेनेसिस और एंजियोजेनेसिस। अब मैं आपको फर्दर बताती हूँ एक एक करके क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियलाइजेशन की। एपिथेलियलाइजेशन क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, आपको इजी से इजी वे में बताती हूँ। आप चाहें तो इस थ्योरी का या इस ये जो मैंने आपको लिख रखा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है एपिथेलियलाइजेशन में, मैं आपको बताती हूँ आपको, ये आपकी स्किन की लेयर है, ठीक है। आपकी यहाँ पे स्किन की लेयर में आपकी डीप इंजरी, तो ये वाला जो एरिया है आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया ना, ये वाले एरिया में आपका गैप क्रिएट हो गया, तो जो हमारी ये क्या है एपिथेलियल है ना हमारी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था एपिडर्मिस होती है, ठीक है। फिर आपकी यहाँ पे डर्मिस होती है, फिर आपकी हाइपोडर्मिस होती है, 3 लेयर्स होती हैं हमारी स्किन में। तो जो हमारी एपिथेलियलाइजेशन में क्या होता है, जो हमारी एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, वो क्या कोशिश करती है, वो इधर साइड को पास आने लगती है, मतलब ये इधर साइड को रन करेगी और ये लेयर इधर साइड को रन करेगी, जो हमारे बीच का गैप है ना उसको फिल करने की कोशिश करती है, ठीक है। बेसिकली अगर ये है और ये यहाँ पे गैप बन गया है, सॉरी, है ना, ये हमारा ये है और हमारा यहाँ पे गैप बन गया है हमारी स्किन की लेयर में, तो जो हमारी ये और ये है ना, ये इधर साइड को मूव करेगी, ये इधर साइड को मूव करेगी, जिससे कि ये जो हमारा यहाँ पे एरिया जो है ये हमारा फिल हो जाए, ठीक है। ये हमारा बेसिकली होता है हमारा एपिथेलियलाइजेशन में, ठीक है। तो हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। आफ्टर इंजरी द एपिथेलियल सेल इज़ लॉस्ट, सो द बोथ साइड ऑफ एपिथेलियल सेल्स कम एंड मीट। मैंने क्या बताया, बोथ साइड, ठीक है, ये वाली भी एरिया, ये वाला भी एरिया, ये हमारे दोनों एरिया कम एंड मीट, यहाँ पे आके मीट होते हैं, ताकि ये हमारे जो गैप बन गया है इसको प्रिवेंट कर सके, इसको क्लोज कर सकें, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ से एपिथेलियल सेल्स भी तो निकल गई हैं, ठीक है। तो हमारा ये होता है एपिथेलियल सेल्स हमारी इंजरी के बाद लॉस हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी एपिथेलियल सेल जो होती हैं बोथ साइड से ऐसे करके हमारी वो मीट करती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा सेकंड चीज़ क्या होती है, ये हमारी जो ट्रैवल करती हैं, अगर बेसिकली 3 सेंटीमीटर तक हमारी ये जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं हमारी, धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में ये ख़त्म हो गई यहाँ पे आके मिल गई, नहीं, धीरे धीरे करके हमारी ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये पास आती हैं, ये मीट करती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, केराटिनोसाइट्स इज़ मेन सेल इन द प्रोसेस। मैंने आपको बताया था ना हमारी 2 सेल्स होती हैं एपिडर्मिस में, मैंने आपको 2 सेल्स बताई थी, आपके मेलेनोसाइट्स थी और एक केराटिनोसाइट्स थी। ये क्या होता है, एक तो आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन का काम करता है आपकी स्किन का, ठीक है, और उसको टफ बनाने का काम करता है। अब यहाँ पे ये चली गई हैं हटा, और हमारी यहाँ पे देखिए एपिथेलियल सेल हैं, उनका भी लॉस हो गया। तो जो हमारी सबसे मेन जो है इसमें वो हमारी क्या आती है, केराटिनोसाइट्स होती हैं, जो कि हमारी मेन सेल्स होती हैं जो इस प्रोसेस में काम करती हैं, ठीक है।
क्योंकि मेलानिन का यहाँ पे तो कोई काम भी नहीं है ना। आप एक बात देखिए, मेलानिन क्या करता है, बेसिकली कलर प्रोड्यूस करता है, जो तो अभी तो उसका कोई काम है नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर हम देख लेते हैं सेकंड फेज़ जो होता है एपिथेलियलाइजेशन। समझ गए, आपकी इंजरी अकर हुई, इंजरी के बाद क्या है आपका, ये हमारी मान लीजिए सेल थी, किसी भी चीज़ से यहाँ पे इंजरी अकर हुई, ये हमारा गैप क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ की जो सेल्स थी हमारी एपिथेलियल सेल्स वो लॉस हो चुकी हैं। तो हमारे इसको प्रिवेंट करने के लिए और हमारे गैप को प्रिवेंट करने के लिए तो जो हमारी एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो कम एंड मीट, ओके। फिर हमारा ये 3 सेंटीमीटर तक ट्रैवल कर लेती हैं। अब हम देखते हैं अपनी फिब्रोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, फिब्रोब्लास्ट ले बेड ऑफ कोलेजन। फिब्रोब्लास्ट क्या होते हैं, वो कोलेजन की फॉर्म में यहाँ पे आने लग जाते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा डिफेक्ट पार्ट होता है, इंजर्ड पार्ट होता है, उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको फ्लो चार्ट के रूप में भी बता देती हूँ, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स रिप्लेस्ड बाय मैक्रोफेजेस, ठीक है। 2 तरीके के हमारे होते हैं जो हमारे वर्क करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने में, ठीक है। मैक्रोफेजेस होते हैं, एक हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, जब हमारी यहाँ पे फर्दर लड़ाई चल रही होती है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस मैंने बताया था ना आपको, ये हमारा यहाँ पे जब इन्फ्लामेशन आपका यहाँ पे कॉज होगा, न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेज यहाँ पे कर रहे हैं अपना काम। तो जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं वो क्या अट्रैक्ट करते हैं, हमारी फिब्रोब्लास्ट को। फिब्रोब्लास्ट में क्या होता है, हमारी फिब्रोब्लास्ट आती हैं, वो हमारा प्रोड्यूस क्या करती हैं, कोलेजन एंड प्रोटियोग्लाइकोन्स, ठीक है। ये हमारे कोलेजन फाइबर्स प्रोड्यूस करती हैं। और जो हमारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स जो हमारे आ गए, ठीक है, वो हमारे बेसिकली क्या कहते हैं, कोलेजन फाइबर्स ऐसे करके, कोलेजन फाइबर्स हमारे आए हैं यहाँ पे, जो हमारे मैक्रोफेजेस ने हमारे अट्रैक्ट किए हैं कोलेजन फाइबर्स को। तो हमारे क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स हमारे आ गए, ठीक है। तो फिर कोलेजन फाइबर्स ले डाउन रेंडमली एंड आर क्रॉस लाइन इनटू पैकेट बंडल, यहाँ पे आते हैं ये ऐसे करके, ठीक है। जो बेसिकली क्लॉट फॉर्मेशन में हुआ था ना, तो हमारे कोलेजन फाइबर्स यहाँ आते हैं और ऐसे कोई भी एंगल में, ज़रूरी नहीं है कि इस एरिया में ऐसे करके ही होने, किसी भी तरीके से ऐसे मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी जगह वो इस तरीके से हमारी इंजर्ड हुई है उस एरिया पे आकर ले डाउन हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा फिब्रोजेनेसिस होता है, ठीक है। बेसिकली आपको और जो हमारा एंड का होता है एंजियोजेनेसिस, अब में आपका क्या होता है, इसमें होता है न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बस इतनी सी बात है, बिकॉज आपको मैंने बताया था यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है ना। और हमारी अगर यहाँ पे डीप इंजरी हुई भी है, तो डीप इंजरी में क्या हुआ, सबसे पहले हमारा एपिथेलियलाइजेशन हुआ, ठीक है। एपिथेलियलाइजेशन में क्या हुआ, हमारे यहाँ पे कोई भी इंजरी अगर हुई है तो यहाँ से ये ट्रैवल किया और यहाँ पे आके इन्होंने मीट किया और ये जो हमारा एरिया है इसको उन्होंने फिल किया। उसके बाद हमारा क्या आता है, सेकंड चीज़ फिब्रोजेनेसिस में क्या होता है, माइक्रोफेजेस यहाँ पे और न्यूट्रोफिल्स की यहाँ पे बहस चल रही थी। माइक्रोफेजेस ने बेसिकली अट्रैक्ट हमारे किया फिब्रोब्लास्ट को, फिब्रोब्लास्ट ने क्या किया, कोलेजन फाइबर्स को हमारे प्रोड्यूस किया। कोलेजन फाइबर्स क्या हुए, यहाँ पे आके ले डाउन हो गए, अगर यहाँ पे भी इंजरी हुई है यहाँ पे ले डाउन हो गए, ठीक है। अब हमारे यहाँ एरिया में सब काम हो चुका है, बट हमारे यहाँ पे अगर इंजरी डीप इंजरी हुई है तो फिर हमारा यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी तो प्रेजेंट है, उनकी भी तो इंजरी हुई होगी। तो न्यू ब्लड वेसल की फॉर्मेशन किस में होती है, हमारे एंजियोजेनेसिस में, ठीक है। हमारे एंजियोजेनेसिस क्या होता है, इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल टू सपोर्ट हीलिंग, ठीक है। हीलिंग को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ब्लड वेसल्स होंगे तभी वहाँ पे ब्लड आएगा, तभी वहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। तो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो यहाँ पे आके उनका फॉर्मेशन हो जाता है एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस में। और जो हमारा इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो सिमुलाई होता है, आप देख सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव या यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आ सकता है, वो होता है VEGF, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ओके। तो ये हमारा हो गया सेकंड, दी प्रोलिफरेटिव फेज़, ओके। प्रोलिफरेटिव फेज़ में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं हमारी। सबसे पहला होता है एपिथेलियलाइजेशन, फिब्रोजेनेसिस और एंजियोजेनेसिस। एपिथेलियलाइजेशन में क्या हुआ, इंजरी अकर हो गई है तो हमारी दोनों साइड्स की जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो कम और आके मीट करती हैं, ताकि जो हमारा एरिया वहाँ पे इंजरी हो गई है उसको फिल कर सके, ठीक है। अगर आपने फिल कर दिया, अब ऐसा तो है नहीं, उनको सपोर्ट के लिए तो कोई चीज़ की ज़रूरत होगी ना, तो उसमें सबसे फिर सेकंड प्रोसेस हमारा आ जाता है फिब्रोजेनेसिस। फिब्रोजेनेसिस में क्या हुआ, माइक्रोफेजेस वगैरह अट्रैक्ट करते हैं फिब्रोब्लास्ट को, फिब्रोब्लास्ट हमारे कोलेजन फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद कोलेजन फाइबर्स वहाँ पे ले डाउन हो जाते हैं, फिर वहाँ पे जो है एक मैश लाइक स्ट्रक्चर
बन जाता है। और एंजियोजेनेसिस में क्या होता है, एंजियोजेनेसिस में बेसिकली आपकी न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो हमने ये 3 फेजेस पढ़ लिए आपने। तो जो हमारा लास्ट फेजेस आता है विच इज़ हमारा है, हाँ, और बेसिकली एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने की है, तो द एंड रिजल्ट ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज इज़ ग्रेनुलेशन टिश्यू। ठीक है, एंड में हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हमारी सबसे एंड की स्टेज क्या होती है, मैचुरेशन फेज़। मैचुरेशन फेज़ में क्या होता है, इसको बोलते हैं हम रीमोल्डिंग फेज़ भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, 2 से 3 वीक में ये स्टार्ट हो जाती है और ये सबसे लार्जेस्ट फेज़ होती है, या तो 2 से 3 वीक तक आपके 2 साल तक भी चल सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं वो हमारी साइड जो होती है, वुंड हीलिंग वाली साइड होती है, उसको लीव कर जाते हैं, ओनली कोलेजन फाइबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज मैट्रिक्स के रूप में। ठीक है, फिर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और क्या कहते हैं, और फिर उसके बाद और फर्दर वर्क होने लगता है। और जब वहाँ पे आप बोलेंगे मैट्रिक्स के रूप में वहाँ पे कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होंगे, तो उसमें एंड रिजल्ट तो इस फेज़ का स्कार फॉर्मेशन होगी, बिकॉज वहाँ पे कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है ना, तो कोलेजन फाइबर्स ने मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है। अब वहाँ पे देखो इतनी डीप इंजरी आपकी हुई है, तो यहाँ पे ऐसे मैश लाइक स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ तो दिखेगा ना, यहाँ पे ऐसा नहीं बिल्कुल, हाँ ऐसी आपकी बिल्कुल ऐसे तरीके से आपकी तो हाँ ना, यहाँ पे आके आपकी दोनों सेल्स आपकी इधर साइड को आ गई हैं, यहाँ पे न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन हो गई है। और बिकॉज़ यहाँ पे आपके जो मैक्रोफेजेस थे उन्होंने आपके यहाँ पे फिब्रोब्लास्ट को भी तो उन्होंने किया था ना, फिब्रोब्लास्ट आए थे, फिर वहाँ पे कोलेजन फाइबर्स प्रोड्यूस हो गए थे, तो वहाँ पे कोलेजन फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट दोनों ही प्रेजेंट है हमारे। ठीक है, और यहाँ पे लाइन फॉर्म में, क्रॉस लाइन फॉर्म में, कैसे भी करके यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमारे जो रीमोल्डिंग फेज़ क्या होता है, इसमें बेसिकली हमारा ये चीज़ होती है कि ये रहा आपका देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका हुआ सब हमारे तीनों फेजेस हमारे प्रोलिफरेटिव फेज़ में हो गए। अब इस फेज़ में मैचुरेशन फेज़ में क्या होता है, ओनली वहाँ पे कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब वहाँ पे कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे मैश लाइक स्ट्रक्चर तो बन जाएगा। ठीक है, और ये इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको स्कार का फॉर्मेशन भी दिखता है। तो इस फेज़ का जो एंड रिजल्ट होता है वो हमारा क्या होता है, स्कार फॉर्मेशन। सो दीज आर द फेजेस होते हैं जो हमारे। ठीक है, और जो वैसे अब हम देख लेते हैं जो हमारे हीलिंग प्रोसेस के हैं ना, उसके फैक्टर्स उसको कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। न्यूट्रिशन, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन कम है, ठीक है, किसी भी तरीके के प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, तो वो उसके फर्दर आपकी हीलिंग को अफेक्ट कर सकता है। एज कितनी है आपकी, ओल्ड एज में कम हमारी हीलिंग हो पाती है, डायबिटिक पेशेंट में हमारी कम हीलिंग हो पाती है, ड्रग्स ले रहे हैं आप, स्मोकिंग कर रहे हैं तो, या रेडिएशन है, या किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, ओबेसिटी है, ये हमारे फर्दर कुछ रीजंस हैं, फैक्टर्स हैं जो हमारी हीलिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। हमारे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, सीवियर हेमरेज हो गया है तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारे वुंड हीलिंग होगी, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। बेसिकली अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा या ज़्यादा सीवियर इंजरी है तो आपको पता है ब्लड लॉस होगा, तो फिर उसकी वजह से जो फर्दर ऑर्गन डेथ और आपका हेमरेज भी, आपका शॉक भी क्रिएट हो सकता है। गैंग्रीन है, नेक्रोसिस है, ठीक है, कीलॉइड टिश्यू है, पेन है, ठीक है, एक्सेसिव पेन है, या फ्लूइड का कलेक्शन हो गया, पस फॉर्मेशन हो गई है, तो दीज आर सम कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, और फैक्टर्स जो होते हैं जो हमारे स्किन को अफेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वुंड हीलिंग एंड रिपेयर। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा इसका एनिमेशन व्यू भी दे देती हूँ कि किस तरीके से वुंड हीलिंग एंड रिपेयरिंग होती है। ये गाइस आप इसमें देख सकते हो, सबसे पहले हमारा देखना, कोई भी हमारी इंजरी यहाँ पे अकर हुई है, हमारे यहाँ पे ब्लीडिंग हुई है, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, ब्लीडिंग हुआ, सबसे पहले मैंने आपको बताया था इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है और हमारा क्लॉट फॉर्मेशन होता है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बिकॉज यहाँ पे बैक्टीरियाज भी आएंगे, हमारी किसी भी वजह से कोई भी काम होगा, बैक्टीरिया भी आएंगे, बैक्टीरिया हमारे यहाँ पर ब्लड वेसल्स को भी प्रॉब्लम हुई। ओके, हमारी ये पूरी स्किन की लेयर है, तो हमारे यहाँ पे भी इंजरी हुई है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स भी आते हैं। मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स फर्दर क्या करते हैं, हमारे फिब्रोब्लास्ट को जो वो अट्रैक्ट करते हैं, फिब्रोब्लास्ट अट्रैक्ट होंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा, प्रोलिफरेटिव फेज़ होगा। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज़ में क्या होता है, उसके बाद रीमोल्डिंग हो जाती है। ठीक है, रीमोल्डिंग में हमारे क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि हमारे
थोड़ा सा हमारा एंड में स्कार की फॉर्मेशन हो जाती है। मेन चीज़ हमें क्या याद रखना है, इन्फ्लामेटरी फेज, इसमें सबसे पहले ब्लीड हुई, इसमें क्या हुआ, हीमोस्टैसिस आपको याद रखना है। फिर हमारा सेकंड फेज़ होता है हमारा द इन्फ्लामेटरी फेज़, उसमें क्या होता है मैं आपको आगे बता देती हूँ, ठीक है। इन्फ्लामेटरी फेज़ हुई आपकी, ठीक है। इन्फ्लामेटरी फेज़, आपका इन्फ्लामेटरी फेज़ होता है, उसमें क्या होता है, ठीक है, हमारा यहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन होता है और हमारा इन्फ्लामेशन होता है। प्रोलिफरेटिव फेज़ में क्या होता है, 3 चीज़ें बताई थी, एपिथेलियलाइजेशन, फिब्रोजेनेसिस और एंजियोजेनेसिस। एपिथेलियलाइजेशन में क्या होता है, हमारा जो हमारी दोनों हैं, हमारी सेल्स जो हैं वो यहाँ पे पास में आती हैं। उसके अलावा क्या होता है, हमारे सेकंड चीज़ क्या आती होती है, फिब्रोजेनेसिस, जो हमारे फिब्रोब्लास्ट होते हैं, हमारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। और एट द एंड मैंने आपको बताया था एंजियोजेनेसिस, यहाँ पे क्या होता है, न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और एंड में हमारा क्या होता है, विच इज़ हमारी सबसे एंड की जो है वो मैचुरेशन फेज़ है। मैचुरेशन फेज़ में क्या होता है, स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है। बस हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। रीमोल्डिंग फेज़ में यहाँ पे क्या होता है, फ्रेशली हेल्डेड डर्मिस होती है और एपिडर्मिस होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे पूरी एपिडर्मिस यहाँ पे फॉर्म नहीं हो जाती है, आपका एट द रिज़ल्ट आपका स्कार भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑल अबाउट वुंड हीलिंग एंड रिपेयर, ठीक है। आपको अगर ये